everyone, this is मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की, बट बिफोर दैट कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो वहाँ पे रिजल्ट्स हम लोगों ने निकाले थे, उस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। इजी टाइप के क्वेश्चंस भी इस तरह के आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में कभी कभी, और इसका जो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो सुपरपोजिशन का जो रिज़ल्ट था वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझने के लिए। सो एक क्वेश्चन ये है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज एट अ पॉइंट, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं से S1 और S2, इसकी वजह से जो वेव है वो एक पॉइंट पे पहुंच रहा है और दूसरे सोर्स की वजह से भी वेव उसी पॉइंट पर पहुंच रहा है। सो दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव ट्रेवल करके एक पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज कर रही हैं। अब पहले सोर्स की वजह से जो वेव है उसका इक्वेशन दिया हुआ है E0 sin ओमेगा टी प्लस π/4, और दूसरे सोर्स की वजह से जो वेव है उसका इक्वेशन दिया हुआ है 2E0 sin ओमेगा टी माइनस π/4, इस तरह से दिया हुआ है। एंड देन ये दोनों वेव्स जो हैं ये सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। से ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, प्रोवाइडेड कि ये वाली जो वेव है इसकी इंटेंसिटी I है। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 I2 एंड cos phi। अब ये जो phi है दिस इज फेज डिफरेंस, एंड हमें मालूम है कि जो इंटेंसिटी होती है वेव की वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इस वेव की इंटेंसिटी I है तो इस वाली वेव की जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चूंकि 2 टाइम्स है, डबल है इसका, तो उसका स्क्वायर, दैट मीन्स कि जो इंटेंसिटी इस वाली वेव की होगी वो 4 टाइम्स होगी इसके। सो सेकेंड वेव जो है उसकी इंटेंसिटी 4I है अगर पहले वाले की I है तो। ओके, सो I1 इज I एंड I2 की जगह 4I हम रखेंगे। सो ये हुआ I1, सॉरी दिस इज I और I2 की जगह 4I एंड प्लस 2 टाइम्स I इंटू 4I एंड देन cos phi। अब इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है ये ओमेगा टी से π/4 ज़्यादा और ये π/4 कम है। सो द फेज डिफरेंस इज π/2। सो cos phi हो जाएगा cos π/2, दैट इज cos 90 विच इज 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज 5I। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। ओके, दैट इज जो लाइट का इंटरफेरेंस है तो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस एडिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। एडिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स। ओके, अब इसको डिस्कस करने से पहले हमने ये रिजल्ट ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, ये हमें ध्यान में रखना है। दो कोहेरेंट वेव्स सेम इंटेंसिटी की अगर किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, प्रोवाइडेड इंटेंसिटी अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है दैट इज गिवन बाय 4I0 cos स्क्वायर phi/2। ओके, if the intensities are equal, I0 इंडिविजुअल सोर्सेस की इंटेंसिटी है और अगेन phi जो यहाँ पर है दैट इज फेज डिफरेंस। ओके, सो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर phi/2। और एक चीज और हमने डिस्कस की थी, पाथ लेंथ और सॉरी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन। सो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा x दिया हुआ है तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2π/λ इनटू डेल्टा x। ये दोनों रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको समझने के लिए। ओके, अब एक एग्जांपल ये देखते हैं। से वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस पर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम टाइम पर ऊपर नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं।
वाटर सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे मूव करेगा तो उसकी वजह से रिपल्स क्रिएट होंगी, और वो रिपल्स जो होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में उस सोर्स से दूर जाती हैं। सो से यहाँ पर दो सोर्सेज इस तरह से हैं, से दो पिन है, दो बॉल्स है, उस सेम टाइम पर ऊपर नीचे वाटर में मूव कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो रिपल्स क्रिएट हो रही हैं वो उस सोर्स से दूर मूव कर रही हैं। अब उन रिपल्स में क्रेस्ट और ट्रफ ये दो रीजन्स होते हैं। क्रेस्ट दैट मीन्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल वाटर लेवल से मैक्सिमम हाइट पर है, और ट्रफ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाटर पर जो पार्टिकल्स है उनका डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल लेवल से मिनिमम हाइट पर है, दैट मीन्स नीचे डिप्रेशन मैक्सिमम है। ओके, सो से ये एक सोर्स है S1 और ये दूसरा सोर्स है S2, और S1 पर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ये रिपल्स इस तरह से मूव कर रही हैं, और यहाँ पर जो ये ऑरेंज लाइंस हैं इसको हम क्रेस्ट की तरह से ले लें, और जो ब्लू लाइंस हैं उसको हम ट्रफ की तरह से ले लें। ओके, सो से द ऑरेंज will represent crest and blue color will represent trough. Okay, so same time पर यहाँ से भी crest create होगा और same time पर यहाँ से भी crest create होगा, दोनों synchronized way में up and down move कर रहे हैं। Okay, अगर यहाँ पर एक crest create हुआ तो ठीक उसी टाइम पर यहाँ पर भी एक crest create होगा, और अगर यहाँ से एक trough दूर move करना स्टार्ट कर रहा तो यहाँ से भी उसी टाइम पर trough मूव करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों वेव्स आगे जाकर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं। उनके एक जो डिस्टर्बेंस आ रहा है S1 से और दूसरा डिस्टर्बेंस S2 से जो आ रहा है वो दोनों एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, एंड देन उसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन, वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। सो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेम कलर की लाइंस सुपर इम्पोज कर रही हैं, जैसे यहाँ पर है दोनों ऑरेंज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों ब्लू है, एंड सिमिलरली यहाँ पर दोनों ऑरेंज है, दोनों ब्लू है, एंड सो ऑन। सो कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर सेम कलर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑरेंज हमने क्रेस्ट लिया है तो इस पॉइंट पर दोनों क्रेस्ट सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ओके, और इस पॉइंट पर दोनों ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट अगर सुपर इम्पोज करेंगे, से ये क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है, अब ये दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट दोनों मैक्सिमम है और सेम डायरेक्शन में है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वहाँ पर दोनों का सम होगा, मतलब बढ़ जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और अगर किसी पॉइंट पर एक क्रेस्ट है और ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे बराबर है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट उतना ही डाउनवर्ड में है। अगर ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो दोनों एक दूसरे के डिस्टर्बेंस को कैंसिल आउट कर देंगे। सो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो जहां पर सेम क्रेस्ट या ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहे हैं वहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, प्रोवाइडेड, यहां पर हम जीरो इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की हाइट बराबर है। हाइट बराबर होने का मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, और एम्पलीट्यूड सेम होने का मतलब कि दोनों के इंटेंसिटी सेम है। सो अगर इंटेंसिटी सेम है तो जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ इंटरफेयर करेंगे वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, सो सेम कलर्स, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, ये सारे क्या है, पॉइंट्स हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमाइज हो जा रहा है। और जहां पे दो डिफरेंट कलर्स सुपर इम्पोज कर रहे हैं वो एक क्रेस्ट और ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहा है, तो उन सारे पॉइंट्स पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी जीरो। इसका मतलब कि दो सोर्सेस से जो रिपल आ रही हैं जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो दोनों के सुपर पोजिशन के बाद एक नए टाइप का पैटर्न बनेगा। पहले क्या है, रिपल्स मूव कर रहा है, क्रेस्ट भी है, ट्रफ भी है, लेकिन जब सुपर इम्पोज करेंगे दोनों तो कहीं पर तो हमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मिलेगा लेकिन कहीं पर डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा। ओके, सो दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम two coherent sources, okay, two synchronous sources, that means coherent sources, और हमने अपने एग्जाम्पल में दोनों के इंटेंसिटीज भी सेम ली है।
अच्छा, अब एक चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, सपोज ये दोनों सोर्सेज हैं S1 S2, दोनों को एक लाइन से हमने ज्वाइन किया है, और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। लेट अस चूज अ पॉइंट O, यहाँ पर एक ले लेते हैं। तो S1 से O तक की डिस्टेंस और S2 से O तक की डिस्टेंस सेम है। ओके, अब डिस्टेंस सेम होने का मतलब कि यहाँ से एक क्रेस्ट अगर चला होगा और वो यहाँ पहुँचा है, तो सेम उसी टाइम पर यहाँ वाला क्रेस्ट भी यहाँ पर पहुँच गया होगा। या अगर ट्रफ की हम बात करें, जैसे ब्लू लाइन है, तो यहाँ से ट्रफ जो चला था वो यहाँ पहुँचा है, तो ठीक उतने ही टाइम में यहाँ वाला ट्रफ भी यहाँ पर पहुँच गया है। सो अगर ऐसा हम कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस दोनों सोर्सेस से दूर, दोनों सोर्सेस से सेम है, तो उस पॉइंट पर या तो क्रेस्ट मिल रहे होंगे, या फिर या तो ट्रफ मिल रहे होंगे, या क्रेस्ट मिल रहे होंगे। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है दैट इज कंस्ट्रक्टिव। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट की डिस्टेंस S1 और S2 से बराबर होगी। दैट मीन्स पाथ जो है उसकी लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस 0 है, और पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तो जो फेज डिफरेंस है वो भी 0 होगा। मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर पॉइंट पर S1 और S2 से जो वेव्स हैं वो सेम फेज में सुपर इम्पोज कर रही हैं उस पॉइंट पर। अगर सेम फेज है तो फिर वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। ओके, सो लेट अस चूज पॉइंट फॉर अ पॉइंट O from the perpendicular bisector on the perpendicular bisector such that S1O is equal to S2O. That means the waves will arrive in same phase. Okay, the phase difference is 0 and path दोनों का same है, तो path difference भी 0 है, and correspondingly the phase difference is also 0. and ये सारे इस तरह के जितने भी points होंगे, they will be points of constructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, एंड जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर, सिंस फेज डिफरेंस इज 0, देन इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला हमारा है, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो cos 0 हो जाएगा, एंड cos 0 इज 1, सो द इंटेंसिटी इज 4I0। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर हो रहा है, दोनों पाथ सेम है, फेज डिफरेंस 0 है, देन द इंटेंसिटी विल बी 4I0। सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंड द पॉइंट वो जो पॉइंट है वहाँ पर हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। ओके, आपको एक दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, से यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट S1 और S2 से सेम डिस्टेंस पर नहीं है। ओके, सो लेट अस चूज दिस पॉइंट P. सो फॉर सम पॉइंट P जहाँ पर से S1 से और S2 से जो पाथ लेंथ है दोनों सोर्सेस से, उसमें 2 वेवलेंथ के बराबर डिफरेंस है। ओके, 2 लैम्डा का डिफरेंस है। ओके, सो लेट अस से S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 2 वेवलेंथ के बराबर का पाथ डिफरेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये S1 है और यहाँ से सोर्स इस तरह से लिया जा रहा है, वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है 1 2 3 4 एंड 5 से, ये है पॉइंट P। और दूसरा जो सोर्स है S2, वहाँ से वेव इस तरह से आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस वन इज़ 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, तो एक और इधर हम बढ़ा लेते हैं। से ये S2 है। सो S2 से यहाँ तक का जो पाथ लेंथ है वो 8 लैम्डा है, और S1 से यहाँ तक की जो पाथ लेंथ है
that is 6 lambda, then the difference S2p minus S1p is equal to 2 lambda. Now अगर 2 lambda का पाथ डिफरेंस है, डेल्टा x 2 lambda के बराबर है, तो उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होगा that will be 2 pi upon lambda into 2 lambda, it will be equal to 4 pi. Okay, the phase difference is 4 pi. Now अब अगर फेज डिफरेंस 4 pi है तो इंटेंसिटी क्या होगी ये हम देख लेते हैं. हमारा जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, I is equal to 4I naught cos square 5 by 2. Okay, 5 by 2 हम रखेंगे 4 pi upon 2, that will be equal to simply 2 pi. And cos 2 pi cos 0 के ही जैसा होता है. So इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी and the intensity is again maximum 4I naught. इसका मतलब कि ये जो P पॉइंट है जहाँ पर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा के बराबर है, वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ओके, इसी तरह से कोई और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा के बराबर है. ओके, सो फॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, दोनों सोर्सेज से वेव्स वहाँ पर पहुँच रही हैं और दोनों के पाथ में डिफरेंस जो है वो एक वेवलेंथ के बराबर है. ओके, सो इसकी वजह से जो फेज डिफरेंस होगा that will be 2 pi upon lambda into lambda, that is 2 pi, and the intensity at that point will be 4I naught and cos square 2 pi upon 2 is simply cos pi, and cos pi की वैल्यू -1 होती है लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स कि इंटेंसिटी इज अगेन 4I naught और इस पॉइंट पर भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है. ओके, सो अब यहाँ से इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है, अगर दोनों पाथ बराबर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने लिया था, पाथ डिफरेंस 0 है या लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है, उस पर भी हम चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ पर. सो इन सारी वैल्यूज़ पर चेक करने के बाद यही रिजल्ट आएगा कि पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरह से अगर है तो उन सारे पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा. ओके, सो इसको कंक्लूड कर लेते हैं, इसका जो रिजल्ट है. सो वी कैन समराइज और वी कैन जनरलाइज whenever for a point कोई भी जनरल पॉइंट से P है, for a point P, if the path difference from the two sources is either 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, इस तरह का पाथ डिफरेंस है, तब जो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस होगा, डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन. अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस ये होगा और इन सारे ही पॉइंट्स पर जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम, दैट इज 4I naught. अगर हम कोहेरेंट और आइडेंटिकल सोर्सेस की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम 4I naught एंड इन सारे पॉइंट्स को हम बोलेंगे द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, इसका मतलब कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई कि दो सोर्सेस से लाइट किसी पॉइंट पर पहुंच के सुपर इम्पोज कर रही है, तो अगर फेज डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, सॉरी पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा या फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई एंड 6 पाई ऐसा है तो उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर constructive interference. ओके, सो पाथ डिफरेंस अगर 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस तरह का है तब तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. अब कोई दूसरी वैल्यूज चूज कर लेते हैं. लेट अस से लेट अस कंसीडर अ पॉइंट Q. ओके, जहां पर पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है. ओके, where S2Q minus S1Q is equal to 2.5 lambda, इस तरह से अगर है.
ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लिया हमने, ये S1 है और यहाँ से वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है 1 2 3 4, और S2 से जो वेव ट्रेवल करके आ रही है वो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 एंड 4.5, दो वेव और इधर बढ़ा लेते हैं। ओके, ये S2 है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ, और यहाँ से 1 2, सो दिस इज 6.5 लैम्डा, और ये वाला जो पाथ डिफरेंस है 1 2 3 4, ये 4 लैम्डा है। देन यू कैन सी the path difference delta x is equal to 2.5 lambda, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर S1 से एक क्रेस्ट पहुँच रहा है और S2 से उसी टाइम पर S1 से ट्रफ पहुँच रहा है इस पॉइंट पर, और S2 से एक क्रेस्ट उस पॉइंट पर पहुँच रहा है। सो यू कैन गेस कि क्या होगा। ओके, सो ऐसे पॉइंट पर जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, या इसको हम लिख सकते हैं 5/2 लैम्डा, द करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 5/2 लैम्डा. दिस इज इक्वल टू 5 pi. Okay, the phase difference is 5 pi, and the intensity will be 4I naught cos square 5 pi by 2. Okay, so odd pi by 2 के जितने जो भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं उन सब पर cos की वैल्यू 0 होती है. इसका मतलब कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 है. अगर इंटेंसिटी 0 है इसका मतलब कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. यहाँ पर जो वेव्स हैं वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, लेट अस चूज सम अदर वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस. अभी हमने 2.5 लैम्डा लिया था, अभी हाफ लैम्डा ले लेते हैं या 1.5 लैम्डा ले लेते हैं. लेट अस से फॉर अ पॉइंट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा और 3/2 लैम्डा. इस तरह का पाथ डिफरेंस है. देन द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 3/2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 pi. Okay, the phase difference is 3 pi, and the intensity will be 4I naught cos square 3 pi by 2. Again odd multiple of pi by 2, so cos is 0. The intensity is 0. Okay, so अब यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जहाँ कहीं पर भी फेज डिफरेंस 5/2 लैम्डा या 3/2 लैम्डा या लैम्डा बाई 2 हाफ लैम्डा, और जनरल वे में हम कह सकते हैं कि लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल्स, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, सो ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2. अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो उन सारे पॉइंट्स पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. ओके, सो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं. व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? Okay, whenever delta x is equal to lambda by 2 or 3 lambda by 2 or 5 lambda by 2 and so on. अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस जो होगा वो ये हो जाएगा पाई एंड देन 3 पाई एंड 5 पाई एंड सो ऑन. जो फेज डिफरेंस हमें मिलेगा वो होगा इस तरह से पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, एंड द इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 0. दैट मीन्स मिनिमम. रिमेंबर यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हम तब ले रहे हैं जब दोनों इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर है. अगर इंटेंसिटी बराबर नहीं होगी तो ये फिर √I1 - I2 होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होगी वो हमने डिस्कस किया था. अब दोनों को एक साथ हम नोट कर लेते हैं.
कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो लेट अस समराइज the conditions of constructive and destructive interferences. So what is the summary of the discussion for constructive interference and for destructive interference? Okay, so for constructive interference, the path difference, कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है S2P डिफरेंस S1P, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ये जो होना चाहिए ये होना चाहिए 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा एंड सो ऑन, इस तरह से। इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं जनरल वे में, इट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो व्हेनेवर द पाथ डिफरेंस इज n लैम्डा वेयर n इज दिस, द करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 0 और 2 पाई और 4 पाई एंड सो ऑन। और इसको अगर हम n के टर्म में लिखना चाहें, सो आई कैन राइट 2n पाई वेयर अगेन n इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। सो अगर ये फेज डिफरेंस है और ये पाथ डिफरेंस है, देन इंटेंसिटी जो होगी वो 4I0 होगी एंड द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो S2P माइनस या डिफरेंस S1P दैट इज डेल्टा x, ये जो डेल्टा x होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा, 3 लैम्डा बाई 2 होगा, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, इस तरह का होगा। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा x विल बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, इस तरह से, जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो इसी तरह से, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2 ले रहे हैं ऐसे यहाँ पर भी 0, 1, 2 ले लेंगे। ओके, एंड सो ऑन, इस तरह से। When it is 0, the path difference is lambda by 2, and for n is equal to 1, the path difference is 3 lambda by 2, and then so on. तो इस तरह का अगर पाथ डिफरेंस है तो इसका करेस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा फाई, दैट विल बी इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। सो इसको हम लिख सकते हैं जनरल वे में, इट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 okay, 2n plus 1 pi, n is equal to 0, it is pi, okay, correct, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. So this is very important, ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अदरवाइज आगे जब अभी हम देखेंगे लाइट का इंटरफेरेंस तो उसमें ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइम व्हेन द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, द करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n पाई, एंड ये दोनों कंडीशंस अगर हैं इसका मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2 इस तरह का है, तब वहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो पाई, 3 पाई एंड 5 पाई होगा। उसको जनरल वे में हम इस तरह से लिख सकते हैं और वो हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। इस तरह से रिजल्ट्स याद करना ज़रूरी नहीं है, हमें ऐसे पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में पाथ डिफरेंस क्या होता है। बस अगर पाथ डिफरेंस हमें मालूम होगा तो करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस भी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ओके, सो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के केस में या तो 0 या फिर लैम्डा या 2 लैम्डा एंड देन सो ऑन। ओके, बिकॉज आफ्टर एवरी वेव लेंथ जो वेव की सिचुएशन होती है वो फिर से वही हो जाती है जो 0 पर होती है। ओके, से जैसे मान लो कि यहाँ से वेव स्टार्ट कर रही है तो इस टाइम पर जो फेज होगा एक वेव लेंथ के बाद फिर वो उसी फेज में आ जाती है। सो अगर पाथ डिफरेंस 0 है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहे हैं,
तो फिर जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट या ट्रफ ही पहुंचेंगे। ओके, फिर से वेव जो होगी वो सेम फेज में आ जाएगी। सो हर एक लैम्डा के बाद वेव का जो फेज होता है वो रिपीट हो जाता है। ओके, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कि अगर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन इस तरह का है, तब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर लैम्डा बाई 2 है, सो लैम्डा बाई 2 हाफ वेव लेंथ के बाद जो फेज होता है वो 180 डिग्री चेंज हो जाता है। वेव का फेज 180 डिग्री चेंज हो जाता है। 180 डिग्री फेज चेंज होने का मतलब कि क्रेस्ट जो था वो ट्रफ हो गया है। सो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, इसका मतलब एक क्रेस्ट आ रहा है और फिर उसके नीचे दूसरा ट्रफ आ रहा है। सो ऐसा सुपरपोजिशन होगा तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट या इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। ओके, सो लैम्डा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस होगा ये 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा। उसकी वजह से ट्रफ के नीचे क्रेस्ट के नीचे ट्रफ इस तरह का सुपरपोजिशन होगा। सो लैम्डा बाई 2 की वजह से अगर लैम्डा बाई 2 या फिर उसके बाद एक लैम्डा इसमें और जोड़ दें तो 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, उसमें फिर एक लैम्डा और जोड़ दें। अभी हमने डिस्कस किया एक लैम्डा के बाद फिर से वो फेज रिपीट हो जाता है। सो जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे या लैम्डा बाई 2 में जितने भी हम लैम्डा ऐड करते चले जाएं, वो जो पाथ डिफरेंस होंगे उन सब की वजह से अगर हाँ इतना पाथ डिफरेंस है तो उस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, सो अभी तक हमने बात किया कि दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं तो कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं पर मिनिमम हो जाती है, और उसी को हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ना अब लाइट की बात करते हैं कि लाइट दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट ट्रैवल करके किसी पॉइंट पर आकर सुपर इम्पोज हो, इंटरफेयर करे, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा। ओके, सो या अब जैसे हमने देखा कि दो वेव्स हैं, कोई भी इन जनरल वेव्स लाइक साउंड या वाटर सरफेस पर हम डिस्कस कर रहे थे, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है और कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जा रही है, 0 हो जा रही है। सो उसी तरह से लाइट के केस में जहाँ जिस पोर्शन में लाइट दो सोर्सेज से आकर इंटरफेयर कर रही है, तो जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो पोर्शन हमें ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है वो रिलेटिवली डार्क दिखाई देगा। और अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी बराबर हैं, जैसे भी हमने देखा था कि दोनों सोर्सेज से क्रेस्ट और ट्रफ सेम हाइट के हों तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो उसी तरह से दो लाइट सोर्सेज कोहेरेंट हैं, सेम इंटेंसिटी के मतलब आइडेंटिकल हैं, तब जहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे वो रीजन या पोर्शन जो होगा वो कंप्लीटली डार्क होगा। ओके, तो इस तरह से क्या होगा कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जनरली हमारे ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या होता है, दो लाइट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज हम लेते हैं तो उसकी वजह से एक ब्राइट स्पॉट है और दूसरा उसी के ऊपर जब फ्लैश करेंगे तो ब्राइटनेस जो होती है वो डबल हो जाती है। लेकिन अगर इसी को हम कोहेरेंट सोर्सेज के साथ करेंगे तब जो इंटरफेरेंस जिस रीजन में इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे हमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, मतलब वहाँ पे लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे जहाँ पर लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। ओके, सो इसका मतलब कि जो इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑर्डिनरी सिचुएशन में इंटेंसिटी एक के ऊपर एक डबल हो गई, ऐड हो गई, लेकिन इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा कि इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जहाँ पर मैक्सिमम है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो गया और जहाँ पर मिनिमम है वो कंप्लीटली, अगर सेम आइडेंटिकल सोर्सेज है तो 0 हो गया। ओके, सो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही, दैट मीन्स एनर्जी जो है वो भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इंटरफेरेंस, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। After the superposition, when the intensity and energy distribution is discrete, redistribute हो जा रही है, then such a phenomenon is called interference of light. Okay, and इस जब ये आर्गुमेंट चल रहा था कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, तो हाइगन्स ने जो अपना आइडिया प्रपोज किया था कि लाइट वेव होती है, उस टाइम पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो यही है कि अगर लाइट वेव है तो उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखना चाहिए। ना अब कई सारे लोगों ने इंटरफेरेंस पैटर्न देखने की कोशिश की, डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे बिकॉज दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बाद में थॉमस यंग ने इसी एक्सपेरिमेंट को एक ही
परफॉर्म किया, एक ही सोर्स लेके उसको दो सोर्स में डिवाइड कर दिया एंड देन फिर थॉमस यंग ने देखा इसकी स्क्रीन पर वो ब्राइट एंड डार्क स्पॉट्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे। ओके, सो हम जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो हमें डिस्कस करना है। अब यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है सो उसमें जहाँ पर लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है वो रीजन हमें एक ब्राइट स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देता है, ब्राइट पोर्शन, स्ट्रिप्टिकल ब्राइट पोर्शन दिखाई देता है। फ्रिंज हम उसको बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है वो हमें एक डार्क स्ट्रिप, डार्क फ्रिंज की तरह से दिखाई देती है। सो वो जो यंग्स का जो डबल स्लिट YDSE जिसको हम कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है और उसमें जो apparatus होता है दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट आई विल ट्राई टू शो यू द जनरल इंटरफेरेंस पैटर्न of light from two sources. Now I'll try to demonstrate the interference of light. ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लेज़र टॉर्च है और ये कार्ड है, इस पर हमने दो स्लिट्स, बहुत नैरो स्लिट्स और उनके बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है, स्लिट्स भी कट की हैं हमने और इस पर हमने दो पिन होल्स भी बनाए हैं। Okay, so I'll try to show you, if you can see the two slits, okay, two narrow and closely spaced slits. I hope you can see. Okay, these are the two lines, two slits, very narrow slits, and उनके बीच की distance भी बहुत कम है, around 1 millimeter or so, I think 1 or 2 millimeter. Okay, and ये हमने एनसर्किल किया हुआ है, इफ़ यू कैन सी देयर आर टू पिन होल्स, दो पिन होल्स हैं। सो ये जो ऑर्डिनरी लेज़र टॉर्च है इसको इस पर हम फ्लैश करें सो यू कैन सी ए ब्राइट स्पॉट। सो इस तरह का ब्राइट स्पॉट जो बन रहा है वो एक एविडेंस है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, यू कैन सी बिना किसी ऑब्स्टेकल के जब लाइट ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हम उसका वेव नेचर नहीं देख सकते हैं। बट अगर इसी लाइट को हम इन दोनों स्लिट्स या दोनों जो होल्स हमने बनाए हैं उससे जब पास करेंगे, तो हमने देखा था कि एक सोर्स है उसको दो होल्स या दो स्लिट्स से हम पास करेंगे तो वो दोनों स्लिट्स जो होंगी वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्लिट्स और होल्स यू कैन सी एक सिर्फ ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है और ब्राइट स्पॉट है, डार्कनेस कहीं नहीं दिखाई दे रही। जितने पार्ट में लाइट पड़ रहा है यहाँ वो सारा पार्ट ब्राइट है एंड बट अगर इंटरफेरेंस होगा तो जहाँ जहाँ भी लाइट पहुँच रही होगी उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर ब्राइटनेस होगी और कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर डार्कनेस होगी। इन द एरिया ऑफ फ्लैश जहाँ जो लाइट जितने रीजन में पहुँच रही है उस पूरी बाउंड्री में कहीं पे लाइट होगी और कहीं पे डार्कनेस भी होगी, यू कैन सी दैट। ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। उसके लिए हमें थोड़ा सा लाइट कम करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से ये जो होल्स हैं इसको हम इसका जो लाइट बीम इसमें से निकल रही है उसके ऊपर रखेंगे। अब अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, उसका कोई वेव नेचर नहीं होता, तो दो होल से लाइट अगर पास हो रही होगी तो हम ये सपोज करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दो रेज बोर्ड पर आकर इंसिडेंट होंगी और उसकी वजह से हमें दो ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देने चाहिए। लेकिन चूंकि लाइट वेव है इसलिए ऐसा नहीं होगा। दो होल से जब लाइट निकलेगी तो वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरह से काम करेंगे और इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा हमें। मतलब जितने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट होगी वहाँ पर कुछ ब्राइट और कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई देंगे। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। ओके, पहले हम इसको होल्स से करेंगे। यू कैन सी, कैन यू सी द पैटर्न? जितने पोर्शन में लाइट पड़ रही है उसमें कुछ पोर्शंस हैं जो ब्राइट हैं और कुछ पोर्शंस जो है वो डार्क हैं। यू कैन सी हियर। ओके, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर दो पिन होल्स से लाइट पास हो रही है तो दो ब्राइट स्पॉट्स दिखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स। ओके, एंड उन सारे ब्राइट स्पॉट्स के बीच में कई सा जो रीजन्स है वो सब डार्क हैं।
सो ऐसा इसलिए पॉसिबल है बिकॉज लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रही है। जहाँ जहाँ पर ब्राइट दिख रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ जहाँ उनके बीच में डार्कनेस है वो इस वजह से है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके इंटेंसिटी वहाँ पर ज़ीरो हो जा रही है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू डू दैट विथ द स्लिट्स। ओके, आई होप अब इसमें हम ये जो स्लिट्स या होल्स हैं, इसको, ये हमारा स्क्रीन जो ब्लैक बोर्ड ये स्क्रीन है, इससे हम जितना दूर ले जाएंगे तो वो जो उसका स्प्रेड है, जो इंटरफेरेंस पैटर्न का स्प्रेड है वो उतना बढ़ जाएगा। ओके, जितना दूर हम ले जाएंगे सो जो पैटर्न है वो उतना बड़ा हमें दिखाई देगा। ना अब जो लैब में परफॉर्म किया जाता है सो उसमें जो अपैरेटस होते हैं दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड और उससे हमें एक स्टेबल पैटर्न देखने को मिलता है। बट यहाँ पर हमने एक ऑर्डिनरी लाइट ली हुई है और इसको हमने नीडल से इसमें होल बनाया है। होल्स जो हुए वो हो सकता है उनका साइज़ डिफरेंट हो, अगर साइज डिफरेंट होगा तो इंटेंसिटी जो होंगी वो दोनों होल से अलग अलग पास होंगी। ओके, लेट अस ट्राई टू डू दैट with the two slits. Okay, I will hope to show you the interference of light. Okay, so अभी जो लाइट है वो दो स्लिट्स से पास कर रही है एंड यू कैन सी जो पोर्शन है, जितने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसमें अब ये उतना अच्छा अपैरेटस हमारा नहीं है, इसलिए हमें फ्रिंजेस नहीं दिखाई दे रही हैं, मतलब उतना क्लियरली उतना कंट्रास्ट अच्छा नहीं बन रहा है यहाँ पर। बट यू कैन सी कि बीच में एक ब्राइट पोर्शन है और उसके बाद बीच थोड़ा सा डार्कनेस है एंड देन फिर एक ब्राइट पोर्शन है, फिर उसके बीच में हल्की सी डार्कनेस है। क्योंकि इसको हमने हाथ में पकड़ रखा है, इसको अगर हम कहीं फिक्स करेंगे तो जो पैटर्न है वो भी फिक्स बनेगा। सो हाथ हिलने की वजह से पैटर्न थोड़ा सा हिल रहा है, बट आई होप यू कैन सी कि दो ब्राइट स्पॉट्स के बीच में डार्कनेस है, यू कैन सी दैट। सो इसी को और सोफिस्टिकेटेड अपैरेटस के साथ अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमें ये जो डार्कनेस और ब्राइटनेस है वो उसका पैटर्न जो काफ़ी स्टेबल दिखाई देता है। सो जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें दो स्लिट्स ली गई थी, तो उससे नाउ यू कैन सी, ओके यू कैन सी इट इज़ मच बेटर, यू कैन सी, वेरी गुड, you can see the bright and dark spots are completely separated this time. Okay, I have done it. Okay, you can see this. So अब इसको और अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे अपैरेटस से लेकर उसको फिक्स करके और थोड़ा सा रूम में हम और डार्कनेस बढ़ा दें तो हमें ये पैटर्न और अच्छा दिखाई देगा। नाउ यंग्स ने जो परफॉर्म किया था सो उसमें शुरू में उन्होंने पिन होल्स लिए थे और सनलाइट के साथ परफॉर्म किया था, बाद में अब उसको स्लिट्स के साथ परफॉर्म किया था तो इसमें फ्रिंजेस बन रही थी। ओके, फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स, फॉर enthusiast physics students, this is a remarkable moment of your life. This is truly a remarkable moment. Interference of light to two coherent sources. Okay, thank you very much. Okay, so this was interference of light for you. अब हमें डिस्कस करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहली बार थॉमस यंग ने ही इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर देखा था। थॉमस यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक पिन होल से
एक प्राइमरी सोर्स लिया, उससे जो लाइट पास हो रही थी उसको एक होल से लाइट पास किया और फिर उस लाइट को जो होल से आ रही है उसको दो अलग अलग स्लिट्स से डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट हियर, एंड देन इससे जो लाइट पास हो रही है उसको हमने एक होल से पास किया है। सो ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ये जो होल होगा। एंड देन इस होल के सामने हमने दो स्मॉल होल्स और कट किए हैं। से एक होल यहाँ पर है S1 और दूसरा होल जो है वो यहाँ पर है S2। ओके, अब इन दोनों होल्स से लाइट जब आगे प्रोपेगेट करेगी तो फिर वो इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ, एंड देन वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ओके, अब जैसे अभी हमने वाटर सरफेस के साथ बात किया था और वाटर सरफेस पे जो वेव्स थी उसके साथ बात किया था, तो S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सो S1 S2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये, से दिस पॉइंट इज O, तो O पॉइंट पर S1 और S2 से जो डिस्टेंसेज हैं, जो ऑप्टिकल पाथ्स हैं वो बराबर होंगे। इसका मतलब S1 और S2 से वेव O पर सेम फेज में पहुंचेगी। अब अगर सेम फेज में पहुंच रही है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक मैक्सिमा दिखाई देगा, दैट मीन्स हम एक ब्राइट स्पॉट देखेंगे। अब ब्राइट स्पॉट को हम स्केमेटिकली, उसको हम ज्योमेट्रिकली डायग्राम बना के हम इस तरह का पीक शो कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम के लिए, अदरवाइज ये ब्राइट स्पॉट है वो तो देखने से पता चलेगा। सो पीक का मतलब कि द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम हियर। एंड देन उसके बाद क्या होता है, जो लैब में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसमें स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। सो द सेंट्रल स्ट्रिप जहाँ पर S1 और S2 से पाथ बराबर है, सेम फेज में लाइट पहुँच रही है, वो सेंट्रल स्ट्रिप ब्राइट होती है, एंड देन उस ब्राइट स्ट्रिप के दोनों तरफ डार्क स्ट्रिप्स होती हैं। सो इधर इंटेंसिटी मिनिमम और इधर भी इंटेंसिटी मिनिमम है, एंड देन दोनों डार्क स्ट्रिप्स के बाद फिर हमें ब्राइट स्ट्रिप दिखाई देती है। तो इस तरह से जो सेंट्रल ब्राइट है उसके दोनों तरफ हमें ऑल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं। तो ये इंटेंसिटी के टर्म में ये इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। द सेंट्रल ब्राइट at which the two waves are in same phase or the paths are same, and then उसके दोनों तरफ dark spots होंगे, dark fringes होंगी, and then उसके बाद bright fringes and so on alternately. Okay, so इसी को हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और YDSE। ये दोनों सोर्सेज जो होंगे वो कोहेरेंट होंगे, इससे वेव्स एमिनेट होंगी एंड देन वो इंटरफेयर करेंगी और जो इंटरफेयरिंग रीजन है उसमें हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट टाइम हम ये बात करेंगे और वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अभी तक जो डिस्कस किया एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज़ें थी, एंड फिर अब नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ये फ्रिंजेस होती हैं उसमें किस फ्रिंज की पोजीशन क्या होगी। जैसे ये सेंट्रल ब्राइट है, एंड देन उसके बाद जो पहला डार्क होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डार्क, एंड देन उसके बाद जो ब्राइट होता है, सो दिस इज सेंट्रल ब्राइट, एंड देन फर्स्ट डार्क, एंड देन फर्स्ट ब्राइट, एंड सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, एंड सो ऑन, ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह से। सो किसी पर्टिकुलर ब्राइट या किसी पर्टिकुलर डार्क की पोजीशन कैसे हमें पता चलेगी, और फिर हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी विड्थ क्या होती है, सारी डार्क और ब्राइट की जो विड्थ होती है वो बराबर होती है, ये डिफरेंट होती है, और जो विड्थ होती है या जो पोजीशन होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।